हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे दीपावली की सफाई का एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर स्कूल जाते तो ठीक रहता, ताकि दीपावली की सफाई का हम लोग दीपावली की सफाई से हम लोग बच पाते, लेकिन नहीं, हमें अपने घर के अंदर सहयोग जरूर करना है। तो एक सहयोग आपको भी देना है। अपने फैमिली के अंदर जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्लास जरूर शेयर कर देना। जिस तरह से आप भी अपने दीपावली की सफाई में सहयोग कर रहे हैं, आई थिंक हम भी जो है आपके इस दीपावली के शुभ अवसर पर या आने वाले जो भी फ्यूचर के लिए हम आपके लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, वो हम हमें हमें जो लगेगा, हमें जो हमारे से जो बन पड़ेगा, वो सभी तमाम चीजें हम आपके लिए करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में रहने वाले हैं मोस्ट एमसीक्यूज, जो भी हम लोग क्लासें ले चुके हैं, जो भी पढ़ चुके हैं, जिन विद्यार्थियों ने सारी क्लासें देखी होगी और उनके लिए रामबाण साबित होगी। मैं वादा कर रहा हूं कि यहां से आपके 12th में, सीयूटी में, रीट से, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन 100% छपने वाले हैं। आप ये लिख के ले लीजिएगा कि सर नहीं, हमारा जो है कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन नहीं छपेगा। नहीं, मैं तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 12th लेवल के एग्जाम है, उन तमाम जो एग्जाम देने वाले हैं, उन प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, वो क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो बात कर रहे हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। देखो क्या कह रहा है कि संतुष्टि के उच्चतम निम्नतम समान स्तर के रूप में उपयोगिता की तुलना करना, यह विश्लेषण विश्लेषण की बात कर रहा है, किस विधि से संबंधित है। यानी कि कौन सी विधि है कि जो ये बताती है कि ये इस वस्तु की उपयोगिता ज्यादा है, इस वस्तु की उपयोगिता कम है, उससे नॉर्मल है, ये आपको बता देना है। ओके, तो चलिए, तो देखो क्या कह रहा है। क्रमवाचक विश्लेषण, गणनावाचक, ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। ओके, अपने पास दो टॉपिक बचे हैं। एक क्रमवाचक विश्लेषण की बात करें और गणनावाचक विश्लेषण की बात करें। तो पहले मैं क्रमवाचक यानी क्रम प्रदान दिया, क्रम वस्तु की संतुष्टि के अनुसार क्या लिख सकते हैं आप लोग, संतुष्टि के अनुसार, संतुष्टि के अनुसार या फिर आधार पर। किसके आधार पर? संतुष्टि के आधार पर क्रम प्रदान करना, प्रदान करना क्या कहलाता है बेटा? क्रमवाचक विश्लेषण कहलाता है कि संतुष्टि के आधार पर या फिर कह सकते हैं संतुष्टि के अनुसार उसको क्रम प्रदान करना, क्रम प्रदान करना, श्रम प्रदान नहीं बेटा, क्रम प्रदान करना कहीं ना कहीं क्या है, क्रमवाचक विश्लेषण है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें यह कहा गई भाई हम लोग संतुष्टि को संख्या के रूप में नहीं माप सकते। बात कर रहे हैं कि हम लोग संतुष्टि को संख्या के रूप में, उपयोगिता को संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं। ये किसने कहा बेटा? ये कहा किसने है? ये कहा है हिग्स ने। किसने कहा बेटा? ये जो हिग्स है उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं इसको हम लोग संख्या के रूप में नहीं माप सकते। इनका कहने का मतलब है कि उपयोगिता को, किसको? उपयोगिता को, कौन सी योगिता? उपयोगिता को संख्या के रूप में, किसके रूप में? के रूप में नहीं मापा जा सकता, संख्या के रूप में नहीं मापा जा सकता है, ये कहा है हिग्स ने। अगर प्रोफेसर मार्शल की बात करूं मैं, अगर मैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की बात करें, ओके, अल्फ्रेड मार्शल ने यह कहा कि उपयोगिता को यूटिल्स के रूप में, के रूप में मापा जा सकता है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को मुद्रा रूप में
मापा जाता है, जा सकता है। और क्या कहा इन्होंने? और कहा कि भाई उपयोगिता को, उपयोगिता को संख्या के रूप में, किसके रूप में? रूप में मापा जा सकता, किसके रूप में? संख्या के रूप में मापा जा सकता है। लेकिन हमारी बात क्या हो रही है? ये कह रहा है कि संतुष्टि के अनुसार या निम्नतम स्तर, समान स्तर प्रस्तुत किया जा सकता है। वो कौन सा है? तो इन्होंने कहा था कि क्रम, जैसे प्रथम, हमें कोई चीज अच्छी लगी, उससे ज्यादा संतुष्टि मिली, उसको प्रथम स्थान देंगे। ओके, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इस तरह से आगे हम लोग देते जाएंगे। तो ये क्या है बेटा? क्रम प्रदान कर दिया। क्या कर दिया? क्रम प्रदान कर दिया। तो क्रमवाचक विश्लेषण हो जाएगा। कौन सा विश्लेषण हो जाएगा बेटा? ये अपना होने वाला है आंसर नंबर 1। संतुष्टि के उच्चतम, निम्नतम, समान स्तर के रूप में उपयोगिता की तुलना करना, यह विश्लेषण किस विधि से संबंधित है? तो क्रमवाचक में। ओके, और इसमें हमने बात करी थी उदासीनता वक्र की। किसकी? आप सभी को याद हो, उदासीनता, उदासीनता वक्र की बात करी। उदासीनता वक्र की, जिसको तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है बेटा? तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। उदासीनता वक्र भी इसको कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ओके, एक तीसरा और भी नाम है, उसका क्या नाम है आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हार्ट्समान सीमांत उपयोगिता की नियम को, उपयोगिता नियम को खाली जगह का नियम भी कहते हैं। गोसेन का तीसरा नियम, मार्शल का कुल व्यय विधि, कुल व्यय नियम, ये तो है ही नहीं, अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है। एस एस गोसेन का प्रथम नियम या फिर एस एस गोसेन का दूसरी नियम। तो हमारा आंसर राइट तो वैसे होगा कौन सा? एस एस एच एच गोसेन का प्रथम नियम, जो क्या कहता है कि जब हम लोग किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। अगर हम बात करें कि इसका क्या होगा, इसका क्या रहने वाला है, इसका ये क्या रहने वाला है, ये कह रहा है कि अगर एक से अधिक या किसी वस्तु की अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? हर्षमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है। ये हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द राइट रहने वाला है। और एच एस गोसेन की बात करें, सेकंड नियम कौन सा था? तो इनका सेकंड जो नियम है वो है सम सीमांत नियम। सम सीमांत उपयोगिता का सम सीमांत नियम क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं, उपयोगिता का सम सीमांत नियम की बात करेंगे। ठीक है, उपयोगिता का सम सीमांत नियम जो है वो कौन सा है? एच एस गोसेन का द्वितीय नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारणी से सीमांत उपयोगिता की गणना कीजिएगा। और आपके सामने कुछ डेटा दे रखे हैं, यूनिट दे रखी है आपकी 1 2 3 4 5। ओके, 10 14 16 17 और 15 दे रखी है। आपको निकालनी यूनिट तीसरी और पांचवी की उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता निकालनी है। क्या होगी कि यूनिट तीसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी यूनिट है? देखो, तीसरी यूनिट 16 है और 5 यूनिट क्या है? तो मैंने अगर मान लीजिए बात करी यहां पर कि डेल्टा एम यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू होता है। डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू होता है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी यूनिट की बात की जा रही है, तीसरी यूनिट, तो तीसरी यूनिट ये रही।
तीसरी यूनिट में कितनी बढ़ रही है, देखो यहाँ 1 यूनिट बढ़ी जा रही है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ रही है, तो हम लोग कहेंगे सर 1 यूनिट बढ़ाने पर कहीं ना कहीं 14 से 16 हो रही है। कितनी हो रही है, 14 से 16 हो रही है। तो हम लोग मेथड के माध्यम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो तीसरी यूनिट में कितनी यूनिट बढ़ रही है, सॉरी कितनी यूटिलिटी बढ़ रही है, तो हम लोग कहेंगे सर 2 यूटिलिटी बढ़ रही है। तो 2 हमने टोटल यूटिलिटी देख ले, कुल उपयोगिता कितनी बढ़ रही है, तो 2 बढ़ रही है, तो हमने 2 लिख दिया। कितनी यूनिट बढ़ाने पर, 1 यूनिट बढ़ाने पर भाग कितना का दे देंगे, 1 का दे देंगे, कितना हो गया, 2 आ गया। ओके, 2 किस किस में है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें माइनस का है, तो लेकिन इसमें प्लस में आएगा, तो सीधा सा आपने आंसर आ ही गया है। तो यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ कितना रहने वाला है, यहाँ अपना यहाँ रहेगा बेटा कितना, 2 रहेगा, है ना, क्या रहेगा, 2 रहेगा। कैसे 2 रहेगा अभी मैं बता देता हूँ। चलो कैसे, कि अगर मैं तीसरी यूनिट की तो ये बात कर ली, मैं चौथी कौन से 5 यूनिट की पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी भी यूनिट की पूछे। तो क्या फॉर्मूला है कि सर डेल्टा mu की फॉर्मूले की दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। आप लोग कहोगे सर एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो mu इक्वल्स टू क्या होता है कि tu n माइनस tun माइनस 1 है, ये फॉर्मूला है। तो देखिए जरा, यहां पर 5 यूनिट के लिए पूछ रहा है, तो 5 यूनिट में कितना, देखो कहने का मतलब है यहाँ पर 15, तो इसके 15 मतलब 15 और पीछे वाली यूनिट n माइनस 1 हो जाएगी, तो 15 माइनस 17, 15 माइनस 17, क्योंकि ये tun है, ये इसकी बात कर रहा है, tun माइनस 1 की इससे पहले वाली यूनिट से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की बात कर रहा है। देखो tun का मतलब है कि जिसकी पूछ रहा है उसकी, और tun माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, nv इकाई से पहले वाली इकाई से कितनी हमें सीमांत उपयोगिता मिल रही है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 17 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है क्या, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुओं पुराने चित्रों और सिक्कों के समग्र मतलब एकत्रित करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, अगर उनको एकत्रित किया जाता है, एकत्रित करते हैं, तो अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी। आपको बताना है कि अगर दुर्लभ वस्तुएं हैं, ये है सीमांत उपयोगिता नियम का अपवाद। क्या है ये, हमारा उपयोगिता का क्या लिखेंगे हम लोग, ये है उपयोगिता सीमांत हाशमान नियम। क्या है, सीमांत हाशमान नियम के अपवाद, क्या है, अपवाद के रूप में रहने वाला है। तो देखो दुर्लभ वस्तुएं जो होती है उनकी यूनिट जितनी ज्यादा होगी उसकी यूटिलिटी बढ़ने वाली है। क्या है, यूटिलिटी बढ़ने वाली है। तो देखो अतिरिक्त इकाई, अतिरिक्त जो है प्राप्त होगी, क्या होगी, आपको अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होगी। यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त या अधिक उपयोगिता, क्या लिखेंगे हम लोग, अधिक उपयोगिता, क्या अधिक उपयोगी आपको उपयोगिता प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, एक राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रमवाचक विश्लेषण के प्रतिपादक कौन थे, हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है, राइट नाउ पढ़ा है, ये है कौन, एलन और हिक्स है। ये क्या है बेटा, क्रमवाचक विश्लेषण है, उपयोगिता को मापने का जो विश्लेषण है उसके प्रतिपादक है। इनकी बात करें तो ये कौन, एडम स्मिथ, ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाती है। ओके, जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अर्थशास्त्र के सिद्धांत की खोज की है। जॉन मेनार्ड किन्स की बात करें, किसकी, जॉन मेनार्ड किन्स की मैं बात करूं तो जॉन मेनार्ड किन्स जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है। आप सभी को पता है, विदित है, बता भी दिया है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक रहने वाले हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाती है। ओके क्लियर है। और इसके अलावा अगर मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की पूछूं आपसे, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, उनके जनक कौन है, उनके जनक कौन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उनके जनक कौन है वो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर 100% लिख दीजिएगा। क्लियर है क्या,
तो इसका आंसर क्या रहेगा, मैंने आपको बता दिया है, एलन और हिक्स रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की मान्यता निम्न है, मात्रा और गुण समानता होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। मतलब मात्रा और गुण में समानता होनी चाहिए, मतलब अगर आप किसी वस्तु की किसी इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर 100 यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं और 100 यूनिट समान होनी चाहिए। आप 5 गिलास पानी पी रहे हैं तो 5 गिलासों के पानी के अंदर 100-100 ग्राम की गिलास होनी चाहिए, उसके अंदर पानी 100-100 ग्राम की नहीं, मतलब 100 गिलास 100 ग्राम उसके अंदर पानी आ सके, इतनी गिलास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, गुणवत्ता में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कहीं ना कहीं आप एक बार गर्म पानी पी रहे हैं, एक बार ठंडा पानी पी रहे हैं, एक बार आप नमक का पानी पी रहे हैं, एक बार आप सिकंजी बना के पी रहे हैं, तो इसमें भी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू नहीं होगा। क्लियर है? चलो, उपभोक्ता में उपभोग की निरंतरता होनी चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ा आपने अभी पी लिया, थोड़ा 1 घंटे बाद घूम के आए, मेले के अंदर घूम के आए, फटाके फटाके फोड़ के आगे, फिर आपने और थोड़ा नींबू पानी पी लिया और क्या है कि सर इससे मुझे ज्यादा उपयोगिता मिली, नहीं। ओके, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये आंसर आपका रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कुछ इस प्रकार से उपभोक्ता ऐसे बिंदु पर साम्य संतुलन में होता है जहां बजट रेखा, देखो हमने बात करी थी उपभोक्ता के संतुलन की बात करी थी, ये आपकी बजट रेखा है जो यहाँ पर M/P2 को डिनोट कर रही है, यहाँ M/P1 को डिनोट करेगी। ओके, या आप P1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है भैया, आ जा। ओके, चलो P1 हो जाएगा, यहाँ पर P2 हो जाएगा। ओके, चलो फिर देखो यहां पर एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे हैं इसको कहते हैं आईसी कर्व। क्या कहते हैं बेटा? आईसी कर्व कहते हैं। जहां एक दूसरे को स्पर्श करेंगे वहीं क्या होगा, उपभोक्ता का संतुलन रहने वाला है। तो एक उदासीन वक्र के ऊपर हो, एक उदासीन वक्र के नीचे हो, दोनों गलत है क्योंकि स्पर्श होता हुआ होना चाहिए। क्या है? स्पर्श होता हुआ होना चाहिए, ये भी राइट नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो आंसर नंबर अपना राइट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट रहने वाला है। यहां पर उपभोक्ता का साम्य होगा। यहाँ क्या हो गया? साम्य रहने वाला है, संतुलन की बात कर रहा है, संतुलन की बात यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से है, उदासीनता वक्र की विशेषता नहीं है। सुनिएगा, समझिएगा, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या रहा है? उदासीनता वक्र तटस्थता वक्र जो होता है उसकी विशेषता नहीं है। तटस्थता वक्र का ढाल धनात्मक होता है, नहीं, धनात्मक नहीं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, नहीं काटते। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर, देखो नतोदर या उन्नतोदर, यानी कि अगर हम बात करें तटस्थ वक्र की बात करें तो ये उन्नतोदर होता है। क्या होता है? उन्नतोदर होता है, ना कि नतोदर होता। ध्यान रखना, ये उन्नतोदर होता है, ना कि नतोदर। देखो अब यहाँ पर राइट क्या है? दोनों विशेषताएं नहीं है। कौन कौन सी? एक तो आपके सामने दिख रही है कि तटस्थ वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है बेटा? इस तरह से तटस्थ वक्र होता है। ये आईसी कर्व है, ये ओ एक्स है, ये ओ वाई एक्स है। ये वस्तु आपकी कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी। ये वस्तु बी हो जाएगी, वस्तु बी रहने वाली है। क्लियर है क्या? तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, हमें विशेषताएं पता होनी चाहिए। तटस्थ वक्र का ढलान धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ गई क्या? ओके, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर। अब देखो ये एक दूसरे को नहीं काटते, तो नहीं काटते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्लियर है? फिर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर। अगर हम बात करें उपरोक्त सभी की, क्या करेंगे? या इसको मैं उन्नतोदर कर देता हूं, या यहाँ उपरोक्त सभी कर देता हूं, उपरोक्त सभी की बात करें तो ये नतोदर तो कौन सा होता है? पीपीसी कर होता है। कौन सा है? उत्पादन संभावना कर। किसका कौन सा कर होता है? अगर मैं बात करूं तो उत्पादन संभावना वक्र होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट के अंदर पीपीसी कहते हैं। क्लियर है? ये नतोदर होता है, लेकिन यहाँ पर उन्नतोदर है। ठीक है, तो देखो विशेषता कौन सी नहीं, एक तो ये नहीं है, और ये एक दूसरे को नहीं काटते, तो नहीं काटते हैं, और ये उन्नतोदर, तो कौन सा हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन, क्योंकि यही और यही गलत, ये तो सही है, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बिल्कुल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बजट रेखा का समीकरण क्या? पहले तो बजट रेखा होती क्या है, बजट रेखा होती क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार का कर्व जो है ये कहीं ना कहीं किसका है? बजट रेखा का है। किसका है? बजट रेखा का रहने वाला है, जो आपको बता रहा है कि सर P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स टू M।
यानी इसके ऊपर जो भी बंडल होंगे उनकी जो कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होगी, वो दी गई उपभोक्ता की आय के बराबर होगी। तो P1X1 P1X1, ठीक है, प्लस P2X2 इक्वल्स टू M/Y। तो यही हमारा फॉर्मूला एकदम से सही बनेगा। तो इसको थोड़ा सा आप सही कर देना, ऑप्शन नंबर ए कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उदासीनता वक्र पर स्थित बिंदु उपभोक्ता को प्रदान करते हैं समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। कैसी संतुष्टि? समान प्रतुष्टि कहीं ना कहीं प्रदान करेंगे। देखो ये तटस्थता वक्र होता है, ये तटस्थता वक्र होता है, आईसी कर्व होता है, और यहाँ पर उपभोक्ता तटस्थ रह सकता है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता संतुष्ट रह सकता है। चाहे ए बिंदु ले लूँ मैं, चाहे बी बिंदु ले लूँ, सी बिंदु ले लूँ, किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता संतुष्ट में संतुष्टि को स्पर्श करेगा या संतुष्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्ण स्थापन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता, सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS की बात कर रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट रहती है, जैसे 5 रुपए का नोट, 5 रुपए के सिक्के की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या रहेगी? समान रहेगी। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 5 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट जो है, ये नोट है, ये क्या है? 5 रुपए का नोट, और 5 रुपए की जो सिक्का है, 5 रुपए का, ये तो है नोट और ये है आपका सिक्का। क्या है? सिक्का है। तो इन दोनों में क्या रहेगी? इनकी उपयोगिता क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इन सीमांत उपयोगिता पे क्या रहेगी? सेम रहने, प्रतिस्थापन दर भी सेम रहने वाली है, समान रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट रहेगा, ठीक है। चलिए, अनधिमान वक्र क्षैतिज लंबवत ढाल के हो सकते हैं, क्या ये कथन सही है? क्या अनधिमान वक्र जो है क्षैतिज या फिर लंबवत धनात्मक ढाल के हो सकते हैं? इसका कहने का मतलब है ये धनात्मक, ये कैसा है? धनात्मक। अभी हमने विशेषता पढ़ी जो नहीं हो सकता, क्लियर है। फिर कह रहा है क्षैतिज इस तरह का हो सकता है कि आईसी कर्व, क्या आईसी कर्व इस प्रकार का हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, है ना, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये कथन आपका सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तो बजट रेखा किस ओर खिसकेगा? देखो उपभोक्ता की आय अगर मान लीजिए बढ़ जाए, पहले उपभोक्ता यहाँ था, अब उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, यानी कि M/P2 या M/P1, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? M/P' हो जाएगा P1, और यहाँ पर M/P2 हो जाएगा। तो ये किस से किस और खिसक रही है? देखो ये किस से किस और खिसक रही है? ये आपके लेफ्ट से राइट और बाएं से दाईं और खिसक रही, बाएं से दाईं और जो है बजट रेखा आपकी खिसक रही है। तो क्या लिखेंगे? बाएं से दाईं ओर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, सभी उच्च उदासीनता या अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, 2-4 कर्व लेते हैं हम लोग, 2-4 कर्व लेते हैं। देखो ये OX है, यहाँ वस्तु A हो जाएगी, यहाँ वस्तु B हो जाएगी, क्लियर है। फिर देखो मैंने मान लिया आईसी कर्व 1 लिया, आईसी कर्व 2 लिया, आईसी कर्व 3 लिया। तो इन तीनों से मिलने वाली उपयोगिता सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, या फिर सबसे ज्यादा संतुष्ट कहाँ रहेगा? IC3 पर। कहाँ रहेगा? IC3 पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वस्तुएं मिल रही है, ज्यादा संतुष्टि यहाँ पर मिल जाएगी, क्लियर है। ओके फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान क्या प्रकट करता है? यानी कि जो मांग वक्र है आपका, जो डिमांड कर्व है, ये इस तरह सा डिमांड कर्व होता है, ये क्या प्रकट कर रहा है? ये आपका क्या बताना चाहता है? ये आपका क्या बताना चाहता है? तो इधर क्या लिखते हैं हम लोग? कीमत या मांग। ओके तो किसके बीच संबंध बता रहा है? ये किसके बीच संबंध बता रहा है बेटा? ये कहीं ना कहीं इनके बीच संबंध बता रहा है, ये बता रहा है संबंध। और ये संबंध कैसा है? ये संबंध आपका ऋणात्मक है। कैसा संबंध है? ऋणात्मक। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। मांगी जाने वाली मात्रा और कीमत के बीच धनात्मक संबंध नहीं, और विपरीत संबंध। कैसा संबंध है? विपरीत संबंध जो है अपना रहने वाला है। तो आज की इस क्वेश्चन में हमने लगभग 15 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके 12th के लिए थे, CUT के लिए थे, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट क्वेश्चन थे आपके। तो आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आपके इस ACS ज्ञान अड्डा पर, और आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।